Thank you so much, sir, ma'am, for gracing this event. And we are starting second episode of LCIT की अदालत। जैसा कि आप जानते हैं कि जो LCIT की अदालत है, ये मोटिवेशनल टॉक शो है। इस शो को हमने जानबूझ के डिज़ाइन ऐसा करा है कि इससे हमारे स्टूडेंट को, ना केवल हमारे स्टूडेंट को, बाहर जो स्टूडेंट हैं, जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जिनने कुछ अचीव करा है, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से वो कुछ सीखें। आपको ये जान के खुशी होगी कि एलसीआईटी की अदालत पूरे इंडिया में खुद का ये पहला प्रोग्राम है जो कोई लॉ यूनिवर्सिटी और कॉलेज कर रहा है। तो यू कैन अप्रिशिएट। मैं चाहता था कि पहला एपिसोड सर के साथ स्टार्ट करूं, पर सर बिजी थे, तो सेकंड एपिसोड हम सर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट एपिसोड हम कोशिश करेंगे मैम के साथ भी करें। और ये जो मैसेज है वो मुझे लगता है कि हमारे अगर एक दो चार बच्चों को भी ये समझ में आता है तो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यही हमारा मैसेज है कि आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, जो आपके सपने हैं वो आप सपनों को अचीव करें। तो एलसीआईटी की जो अदालत है उसका सेकंड एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं और उसका पहला क्वेश्चन माननीय प्रमोद जैन जी से है कि आपने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की और आपको सबसे बड़ी प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे बड़ी प्रेरणा ये आज आपने 11:30 बजे प्रोग्राम शुरू किया था, मैं उसके 5 मिनट पहले आ गया। अगर किसी भी आदमी को सफल बनना है तो उसको टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, उसको हर जगह अपने टाइम से पहुंचना चाहिए। उससे आपका भी समय खराब नहीं होता, सामने वाला का भी समय खराब नहीं होता। प्रेरणा ऐसा है कि मेरे को पहले इतना नहीं था कि पढ़ाई कितनी कंपलसरी है। ये मेरे को बाद में पता चला कि पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंट है। शुरू से मैंने पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं दिया। जब पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो मेरे पास बिजनेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। या तो आदमी पढ़ेगा या बिजनेस करेगा, तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था बिजनेस करने के अलावा। थैंक यू सो मच सर। व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में आने का विचार कैसे आया? देखिए, मैं क्या हूँ, सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरे 8 भाई 1 बहन है, उनमें सबसे कम पढ़ा लिखा मैं हूँ। बाकी मेरे भाई भाभियाँ सब ग्रेजुएट, सब BA MA सब पास हैं। तो मेरे को लाइफ में पता चला कि पढ़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस है। आज के ज़माने में अभी बिना पढ़ाई में पहले तो काम चल गया, अब काम नहीं चल सकता। जितने कंप्यूटर है, मोबाइल है, अब तो सारा बिजनेस मोबाइल से होता। तो इसको मैं भी धीरे धीरे सीखा। तो पढ़ाई की, एजुकेशन की जो ज़रूरत है, मैंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया। अमेरिका में पढ़ाया, लंदन में पढ़ाया, सब तीनों बच्चों को पढ़ाया। क्योंकि मैं नहीं पढ़ा था तो एक दुख मेरे मन में था कि मेरे को पढ़ना था। उसकी कमी मेरे को अभी तक महसूस होती है पढ़ाई की, इसलिए मैंने एक कॉलेज यहाँ पे डाला। थैंक यू सर। सर, एलसीआईटी समूह की नींव रखने के पीछे का मुख्य उद्देश्य और सोच क्या थी? एलसीआईटी बनाने का ये उद्देश्य था कि मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे को एजुकेशन से कोई पैसे कमाने का लालच नहीं था। मैं एक समाज सेवा का ऐसा काम करना चाहता था। अपने स्कूल कॉलेज में भी, स्कूल में भी जितनी फीस है, अपन बहुत कम फीस रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि जो सामान्य घर के आदमी हैं वो भी अच्छे स्कूल में पढ़े। इसलिए पैसे कमाने के बहुत साधन हैं। एक शिक्षा का क्षेत्र है, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत पुण्य का काम है। थैंक यू सर। ठीक सुनाई नहीं पड़ रहा? एलसीआईटी के शुरुआती दौर में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए सर, अपन ने एलसीआईटी जब इंजीनियरिंग कॉलेज चालू किया था, इसको हमने 28 फरवरी को चालू किया था और जून में इसके एडमिशन हो गए थे। इंडिया में ऐसा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला है कि जो 28 फरवरी को स्टार्ट हो और जून में पहला सेशन चालू हो जाए। और एलसीआईटी समूह को आज एक सफल शैक्षणिक संस्थान के रूप में खड़ा करने के लिए आपने कौन कौन सी प्रमुख रणनीति अपनाई? देखिए, अपन ने जो कोई भी काम सफल करने के लिए अच्छे आदमी की आपको ज़रूरत होती है। अगर आप अच्छे आदमी लेने में सफल हो जाते हैं तो एलसीआईटी परिवार में जितने लोग हैं सब अच्छे लोग हैं।
अब ये आगे उनको कैसे एलसीआईटी को बढ़ाना है उनकी जिम्मेवारी है। थैंक यू सर। मैं अपने बच्चों को बता दूं, सर के साथ हमारी जब भी मीटिंग होती है तो सर का केवल 2 बातों पे फोकस होता है। पहला है अटेंडेंस, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, और दूसरा है कि क्वालिटी लेक्चर वहाँ पे दिया जाए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कोई संस्थान आगे बढ़ सकता है। यही मैसेज हम बार बार आपके साथ भी शेयर करते हैं कि आप क्लास में आइए। कोई भी विद्वान टीचर है, उसके होने का तब तक फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा जब तक आप उसकी क्लास आपको अटेंड नहीं करेंगे। विश्वास रखिए, ये जो लेक्चर्स होते हैं ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और इतना आसान नहीं होता है लाइफ में आगे बढ़ना, और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए उद्देश्य के साथ हमने ये क्या है प्रोग्राम भी करा, जिससे आप कुछ सीख के जाएं। सर लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें तो बिना अटेंडेंस के, बिना पढ़ाई के आप कुछ कर ही नहीं सकते। लॉ में आप अगर नहीं पढ़ेंगे, लॉ में तो आपकी जितनी एज होगी उतने सीनियर आप लॉयर बनेंगे, मगर जब तक आप अटेंडेंस नहीं आएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें अटेंडेंस बहुत कंपलसरी है। थैंक यू सर। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे जो मेरी बात को सुन रहे हैं, सर की बात को सुन रहे हैं, वो अब तो क्लास रेगुलर आएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। सर, आप एक सफल व्यापारी भी हैं, और आपके अनुसार एक सफल व्यापारी बनने के लिए कौन कौन सी आदतें और गुण जरूरी हैं? सफल व्यापारी बनने के लिए आपका दृष्टि एकदम क्लियर होना चाहिए, हमको क्या करना है। और आपको सवेरे उठ के ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, आपको रात को पता होना चाहिए कि सुबह उठेंगे हम तो हमको कल क्या काम करना है। काम के आगे आपको किसी भी चीज को नहीं रखना है। काम जब है तो पहले काम करना है। आप अगर काम करेंगे, आप किसी के यहाँ शादी में नहीं जाएंगे, उसकी शादी भी हो जाएगी। एक दिन बाद नहीं बोलेगा आप नहीं आए। अगर आप अपना काम छोड़ के शादी में जाएंगे तो उससे आप सफल नहीं हो सकते। थैंक यू सर। सर, क्या आपको कभी शिक्षा और व्यवसाय के बीच में तालमेल बिठाने में कठिनाई हुई? अगर हाँ, तो आपने इसको कैसे हल किया? सर, किसी चीज में कोई कठिनाई नहीं होती। आप खुद में क्लियर होना चाहिए हमको क्या करना है। आदमी जब कंफ्यूज रहता है तब कठिनाई आती है। अगर आदमी कंफ्यूज नहीं है, उसको क्या करना है, उसका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, उसको कोई कठिनाई नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर। बच्चों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एलसीआईटी ग्रुप का जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो गुड़गांव में किंग्स कॉलेज की ब्रांच स्टार्ट हो रही है, तो आप खुद के लिए ताली बजाएं। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप ये मैसेज अपने फैमिली में शेयर कर सकते हैं, और जो भी क्वालिटी एजुकेशन फर्स्ट से 12th तक चाहते हैं वो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपको मैं बता दूं, जब ऐसा कोई इंटरनेशनल हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टाई अप करते हैं, तो उसका एक लंबा दौर होता है। वो एक दिन में नहीं हो जाता है, वो 6 महीने साल भर लग जाता है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट बनता है जो कि हम बनाते हैं। और हमें इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि किंग्स कॉलेज के ब्रांच एलसीआईटी ग्रुप ने स्टार्ट करी है या करने वाले हैं जुलाई से। जो किंग्स कॉलेज चालू हो रहा है उसमें आधे फैकल्टी लंदन के रहेंगे, आधे इंडिया के रहेंगे, और साल में 1 महीने बच्चे लंदन भी जाके रहेंगे जो पढ़ेंगे। इतना अच्छा स्कूल पूरे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में कहीं नहीं है जितना अच्छा बन रहा है। सर, व्यवसाय के क्षेत्र में वर्तमान में क्या क्या अवसर और चुनौतियां मौजूद हैं? अभी कंप्यूटर का युग है तो कंपटीशन बहुत है। पहले क्या था कि कुछ चीज पता नहीं चलती थी, आजकल ऑनलाइन हर आदमी हर चीज देख लेता है। तो आपको कोई काम करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि हम इसमें कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि पहले जैसा नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता था। आजकल तो आप किसी से, बच्चे को भी कोई बात करोगे वो तुरंत नेट देखता है। तो अभी कंप्यूटर युग में आपको पहले से ज्यादा काम करने की जरूरत है। थैंक यू सर। स्पेशली एक बड़ी प्रॉब्लम कही जा रही है, जिस तरह से एआई एडवांस हो रही है,
और ऐसे टीचर्स आ गए हैं जिसमें जो रोबोट है वो बच्चों को पढ़ा सकता है, और उस जो वो है रोबोट उस वो बहुत बड़े डेटाबेस से कनेक्ट होगा और आपकी लगभग हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, लाइक चैट जीपीटी। बट उसके बावजूद भी क्या है, जो टीचर है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि उसका खुद का एक्सपीरियंस है, वो एक ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस है। और इसलिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ना तो फ्यूचर में एडवोकेट्स को मार्केट नहीं जाएगा, ना टीचर्स का जाएगा। ठीक है। सर, एलसीआईटी के माध्यम से छात्रों को आप क्या विशेष सुविधाएं और अवसर प्रदान कर रहे हैं? क्या सर? एलसीआईटी के माध्यम से बच्चों को आप क्या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं? एलसीआईटी के माध्यम से अपन बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहते हैं। किसी भी डिमांड को कमी नहीं रहेगी, उसको जो बच्चे को चाहिए है अच्छे से अच्छा करें। मैनेजमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ के टीचर, यहाँ के फैकल्टी उनको जो अच्छा करना चाहते हैं वो करें। ये तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि सर के पास हम कभी भी किसी रिक्वेस्ट के लिए जाते हैं जो एकेडमिक से रिलेटेड है, सर बस एक ही चीज़ पूछते हैं कि उसका एप्लीकेशन क्या है। अगर आप उसको वास्तव में इस्तेमाल करोगे तो सर ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा है, और यही हम भी चाहते हैं। देखिए, जैसे आज ये मूड कोर्ट है, जब से ये बना है हम इसमें रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी तरह से जो आपके स्मार्ट टेलीविजन्स हैं या जो भी टीचिंग एड्स आपको मिल रहे हैं, उसका फ़ायदा अगर बच्चे लेंगे, जैसे हमने सुप्रीम टुडे लिया है, तो सुप्रीम टुडे से अगर आप मैक्सिमम रिसर्च के बारे में सीखेंगे तो हम उसका नेक्स्ट वर्जन जो एआई बेस्ड है उसको भी ले सकते हैं। बट एक ही टेस्ट है, आप उसका इस्तेमाल करें। सर, आपके विचार से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सबसे जरूरी कदम क्या हो सकते हैं? आज की वर्तमान व्यवस्था में जो आपको सुधार करना है, अगर बच्चे को आगे बढ़ना है तो बच्चे को खुद करना पड़ेगा। कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता है, चाहे एजुकेशन हो चाहे बिजनेस हो। अगर बिजनेस में कोई तरक्की करता है तो उसको 4 लोग उसके टांग खींचते हैं कि बढ़ नहीं पाए, उनके बाद भी उसको बढ़ना होता है। अगर बच्चे भी जो हैं, बच्चे अगर बोल देंगे टीचर ठीक ही नहीं है, मतलब वो नहीं पढ़ना चाहते। बच्चे को खुद पढ़ना है, बच्चे को खुद अपना लाइफ बनाना है। और 5% बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जिनको गॉड गिफ्ट होता है। कुछ बच्चे होते हैं दिन भर पढ़ते हैं, उनको याद नहीं होता है। 5% बच्चों को गॉड गिफ्ट होता है, वो एक बार पढ़ते हैं उनको याद होता है। तो बिल्कुल सही कहा सर। सर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर आपका क्या दृष्टिकोण है? जैसे आजकल गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि कौशल विकास पे, तो सर, गवर्नमेंट तो प्रमोट कर रही है, ये तो गवर्नमेंट से कितना फायदा अपन ले सकते हैं, ये तो अपनी कैपेसिटी है। यस, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आपको मैनेजमेंट हो, चाहे आप कॉलेज है, आपको क्या चाहिए है, ये आप क्या मांग सकते हैं जो बात मैनेजमेंट को अच्छी लगे। यस सर। आप अच्छी बात करेंगे तो आपकी बात कोई मना नहीं करेगा। आपको मांगने के पहले आपको जस्टिफाई करना चाहिए अपने आप में कि हम जो मांग रहे हैं वो ठीक मांग रहे हैं। यस सर। एलसीआईटी समूह की भविष्य की योजनाएं क्या है? एलसीआरटी समूह की भविष्य की योजना ये है कि जो हमारा स्टाफ है, आप लोग हैं, सब अच्छा काम करने वाले हैं। जो आप लोग चाहेंगे वो हम करेंगे, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना यह है कि जो चीज़ आप लेते हैं उसका यूज कितना करते हैं। जो आप लेते हैं उसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यस सर। तो सर, 5 से 10 सालों में आपका क्या दृष्टिकोण है कि कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, जो करना है भगवान को करना है, अपने सोचने से ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो। यस सर, वो तो देख रहे हैं हम लोग। हाँ। सर, क्या आप नई पीढ़ी को कोई विशेष क्षेत्र में कैरियर बनाने की सलाह देना चाहेंगे? नई पीढ़ी को एक ही शिक्षा है कि वो टाइम से अपना काम करें, किसी को टाइम ने टाइम से पहुंचे। डेली उनको कोई ना कोई काम करना चाहिए, एक दिन में उनको खाली नहीं रहना चाहिए। अगर उसके पास काम रहेगा, ना उसको सर्दी होगी, ना खांसी होगी, ना बुखार होगा, उस पर काम का प्रेशर इतना रहना चाहिए कि उसकी ये चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। जिसके पास काम नहीं होता है उसको सिर दर्द होता है, वो लेटा रहेगा कि आज तो सिर दुख रहा है। जिसको काम होता है ना उसका सिर दुखता है, ना उसका पैर दुखता है, उसको काम दिखता है। थैंक यू सर। आपके जीवन का कोई ऐसा प्रेरणादायक प्रसंग जो आप हमारे
टीचर्स और स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, ऐसे जीवन में काम करते करते बहुत चीज़ें होती हैं जिसको अपन चाहते हैं कि अपन को लगता है ऐसा नहीं होगा, इसके बाद भी वो होता है। अपन चाहते हैं बहुत अच्छा आदमी है जो अपन को छोड़ के कभी नहीं जाएगा, वो भी छोड़ के जाता है। भाई से भाई अलग होता है। तो ये जिंदगी का एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते, ये सिस्टम है। थैंक यू सर। सर, युवाओं और छात्रों के लिए आपका कोई विशेष उद्देश्य मतलब मैसेज? देखिए, युवाओं के अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत स्कोप दिए हैं, सरकार ने अभी इसको, युवा चाहें तो अभी बहुत काम कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ऑप्शन खुले हैं। मगर अभी क्या है, कंपटीशन बहुत हो गया है। सर, जो टॉपर होंगे वो ही तरक्की करेंगे। अब ये बताइए कि अगर जो अच्छे लोग अपन आज भी लेना चाहते हैं, अच्छे लोग आज भी नहीं मिलते हैं। यस सर। इसका क्या कारण है? स्किल इसका के कारण ये है कि आपका एजुकेशन में जो अच्छी क्वालिटी है वो कम हो गई है, यस सर। उसको आपको ठीक करना होगा। यस सर। एक पढ़ा लिखा आदमी और एक विद्वान आदमी में बड़ा फर्क होता है। हम ऐसा सिस्टम जनरेट नहीं करना चाहते जहां हम केवल पढ़े लिखे इंसानों को क्या है प्रोड्यूस करें, शिक्षित आदमी को प्रोड्यूस करें। हम विद्वान चाहते हैं, देखिए जिनका सर, खुद का एक थॉट प्रोसेस हो, चीज़ों के प्रति खुद का दृष्टिकोण हो। मैं अपने स्टूडेंट को खुद बोलता हूँ कि बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वही बात आप कहोगे तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। आपका खुद का दृष्टिकोण होना चाहिए सब्जेक्ट के लिए, ना केवल सब्जेक्ट के लिए, समाज के लिए भी। तभी आप कुछ नया कर पाओगे, क्योंकि वही पुरानी बातें हम दोहराते रहेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होगी। मैं देखिए आपको बार बार बता रहा हूँ, नॉलेज किसी ने क्रिएट करी जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। आज जो हम क्रिएट करेंगे उसको आगे वाली जनरेशन पढ़ेगी। तो आपको नॉलेज क्रिएट करना है। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो हम बात करते हैं, उसका जो सबसे हायर लेवल है वो क्या है? नॉलेज क्रिएट करना। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट इस लायक बने कि आगे जाके वो प्रॉब्लम को खुद क्रिएट करें और उन प्रॉब्लम्स का जवाब दें। देखिए सर, क्या होता है, एक आप अच्छा वक्ता बुलाते हैं, यस सर। वो वक्ता आके अच्छी स्पीच देता है, यस सर। मगर बच्चों को पता रहता है कि ये जो वक्ता बोल रहा है स्पीच तो अच्छी दे रहा है, हाँ, ये इसको खुद इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेरी ट्रू। दुनिया में उस आदमी की इज्जत होती है कि जो बोलता है और वो इम्प्लीमेंट करता है, हाँ, उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। आजकल कोई चीज छुपती नहीं है। बिल्कुल सही सर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं योर एक्शंस स्पीक मोर देन योर वर्ड्स। तो जो आप कर रहे हो वो छुपता नहीं है, और यही फिलॉसफी हमारी है स्पेशली। मैं खुद सर अवॉइड करता हूँ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कहने को होती हैं, पर मैं विश्वास मतलब कोशिश करता हूँ इस चीज़ का कि करें पहले, फिर बाद में बात करें। सर, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, सब जानते हैं। और हर एरिया में लगभग जितना मैंने सुना है आपने एक्सेल ही करा है, और आपका एक्सपीरियंस जो है वो अतुलनीय है। क्योंकि मेरे लिए हर वो इंसान जिसने लाइफ में कुछ हासिल करा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। अक्सर लोग जो हासिल होता है वो तो देख लेते हैं, स्ट्रगल को लोग क्या है इग्नोर कर देते हैं। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस स्ट्रगल का, जिसने आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम कितने भी मतलब हम चाहें, एक ऐसा समय आता है कि हमें लगता है हम क्यों काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। कभी कभी मैं भी, आज मैं बच्चों को बता रहा था कि कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो आप सर खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं उस पल में? देखिए सर, मेरे पास 3000 आदमी काम करते हैं। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, यस सर। मगर हम मन से चाहते हैं कि हमारा आदमी खुश रहे। यस सर। आज अपने यहाँ प्यून काम करते हैं, जो प्यून को अपन सैलरी देते पूरे बिलासपुर में कोई नहीं देता। अपन इसलिए देते हैं कि अगर वो रोटी नहीं खाएगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा। कम से कम वो दाल रोटी तो खाए। वो जितने हम उनको पैसे देते उससे आधे में भी हमको मिल जाएंगे। हम उनको इसलिए ज्यादा पैसा देते हैं कि यार वो कम से कम दाल रोटी तो खाएं। आज अपने पास 3000 स्टाफ है, अपन चाहते हैं अगले साल 4000 हो। अगर ये बताइए, जो दुनिया में इतनी चीजें बनी हैं, ताजमहल बनी है, लाल किला बना है, अगर पहले लोगों ने सोचा हो तो हम क्यों बनाएं? अगर हम नहीं बनाएंगे तो आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी?
आज हमने अमरकंटक में एक मंदिर बना है, 100 करोड़ रुपए का मंदिर है। कितने लोग जाके देखे? मैं तो सुनने के बाद ही गया था देखने। इतना सुंदर मंदिर बना है। तो अगर हम उसको नहीं बनाएंगे तो आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी? जो पहले लोगों ने बनाया उसको हम देख रहे हैं, हम बना रहे हैं, हमारे बाद वाले देखेंगे, बाद वाले बनाएंगे, उसके बाद वाले देखेंगे। थैंक यू सर। मैम एक क्वेश्चन मैम से है। मैम ने तो सारी कहानी देखी है सर के साथ, सारे उतार चढ़ाव, तो मैम आप आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैम के आने के बाद मेरी तरक्की हुई है। ताली बजा लो। सर के बारे में आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है। सर के बारे में क्या है, सोचा भी नहीं था, ना उनने सोचा था ना मैंने सोचा था कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन जब हम दोनों का संबंध हुआ, फिर आगे इनका धीरे धीरे आना हुआ, जाना हुआ, सब कहीं अपने भाइयों को बुलाया, अपने परिवार को बुलाया, लेकिन मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उस बात में। मैंने सबके लिए सब कुछ किया। यस मैम। सब कुछ किया और सबको कभी नहीं, जब भी जिसको जो जरूरत है, सर बोले इतने लोगों का खाना, वो हम कभी ये नहीं बोलते थे कि रुक जाओ मैं अभी बना रही हूँ, तो बोले थी ले आओ सबको। ये बहुत बड़ी बात है आज के जनरेशन के लिए कि अगर आप साथ देंगे तभी क्या है आप ग्रोथ करेंगे। और मैम ये जो बच्चे बैठे हैं इनके लिए आपका क्या मैसेज है? बच्चों के लिए ये मैसेज है कि बच्चे अपना ध्यान तो रखें, लेकिन अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने जो भी लोग हैं उनके लिए अपना समझना बहुत जरूरी है। हाँ, थैंक यू। देखिए बेटा, एक चीज़ होती है ओनरशिप, और ओनरशिप आपके बिहेवियर में होनी चाहिए। जैसे ये इंस्टीट्यूशन है तो इसको आप अपना मान के चले। कई बार मैं देखता हूँ कि लाइट जो है ऑन रहती है, ऐसा मत करो। चीज़ों को अपने घर की तरह अगर आप मानोगे तो वो आपके चरित्र का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेगा, और जहाँ पे भी आप जाएंगे लोग आपको तारीफ करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो डिग्नेटरीज हैं, टीचर्स हैं, बच्चे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। फील फ्री टू आस्क। अभिनव जी। सर पूछने तो बहुत सारी चीजें हैं आपसे। ऐसा कोई एक संघर्ष जीवन का सर अगर आप हमारे साथ शेयर करें, कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आई होगी जीवन में जब लगा होगा कि शायद ये चीज को बंद करना है या नहीं करना है, लेकिन फिर उसमें आपने अपना डायरेक्शन कैसे चेंज किया कि नहीं उसे करना? क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि आपका कोई भी वेंचर फेल हुआ है। देखिए अभिनव सर, मैं तो जीरो से उठा हूँ। मेरे तो पहले पास कुछ था नहीं, तो जाने का डर कुछ था ही नहीं, और मैं जिस दिन से आगे बढ़ा हूँ मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मेरे को ऐसा कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कि क्या काम करना है नहीं करना है। तो आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, भगवान के ऊपर उसको विश्वास रखना चाहिए, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भगवान पर विश्वास करे और अच्छी नीयत से काम करे तो आपको कभी असफलता हाथ नहीं लगेगी। उपकार सर, आप तो सबसे ज्यादा समय सर के साथ व्यतीत करते हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए आपके क्वेश्चन से हमारे बच्चों का भला होगा। उपकार सर भी मेरा बेटा जैसा है, फैमिली का है। हम लोग नहीं रहते हैं तो यही देखता है, यही देखता है LCIT पूरा। हम लोग महीने में 1 दिन 2 दिन आते हैं। आपको एंटरटेनमेंट में क्या पसंद है? एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं है। जिसने जो बोला वो हम बुला लिया, वो चले गए, टाइम नहीं। स्कूल वालों ने बुला लिया, कल चल के आ गए।
यहाँ हर आदमी बोलता है कि नहीं आना बहुत जरूरी है, हर आदमी का काम जरूरी रहता है? अर्चना मैम प्लीज। सर से मैं ये पूछना चाहूंगी, एक तो पहले दो चीजें शेयर कर दूं मेरे Yes, ma'am. सर के बारे में कि हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स में होते हैं, समस्याएं के साथ, और फिर सर के पास जाते हैं तो विद इन अ सेकेंड हमको उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलता है, और सर के केबिन से जैसे निकलते हैं तो लगता है कि हमारी पूरी समस्या सॉल्व हो गई है। Yes, ma'am. तो सर मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप जैसे हम लोग कोई भी समस्या लेके जाते हैं, आप एकदम त्वरित रूप से उसका समाधान कर देते हैं, तो ये शक्ति आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, अपन को जब काम करने कोई आदमी आया है, अगर आपके पास कोई आता है तो वो ये सोच के आता है कि मेरा यहाँ से सॉल्यूशन होगा। आपका अगर दुश्मन भी आपके पास आके आपसे सलाह लेता है तो वो ये सोच के आया है कि मेरे को ये अच्छी सलाह देंगे। तो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि अपन को उसको अच्छी सलाह देना चाहिए। थैंक यू अगर सर। कोई मेरे पास आया है तो हमको जितनी अपनी समझ है उससे उसको अच्छी सलाह देंगे। उसका काम होगा नहीं होगा ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू नहीं सर। सर। कुछ बच्चे नहीं पूछ रहे? नहीं, अभी सर पूछेंगे। डॉक्टर अर्जुन। हाँ, हाँ आप। जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। अर्जुन सर को तो कोई जरूरत है नहीं अब। सर हाँ, अर्जुन को ही जरूरत है हैं? मार्गदर्शन के लिए। अरुण सर ने सारे क्वेश्चन सर आप पूछ लिए तो नहीं, फिर भी कुछ तो है। सर ये सौभाग्य है क्योंकि सर 98-99 में सर मैं आर्यन बोर्ड वेरिफिकेशन जिसका मैंने कार्यरत था सर, तो हम लोग अपने स्टाफ के साथ सर की बातें निकलती थी, प्रमोद जैन साहब सर जान रहा हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि सर मैं वहां से आज उन्हीं ऐसे हस्ती के सामने बैठा हूँ सर, ये मेरे सबसे बड़ा मतलब प्रेरणा है। अब देखिए सर क्या है कि जैसे अपने आर्यन में 1000 आदमी हैं, अभी अपन 1000 आदमी को फ्री कैंटीन चलाते हैं। अब आप देखिए कि फ्री कैंटीन चलाने लगे तभी मेरे को शिकायत आई कि उसमें से 800 आदमी तो खाना पैक करके ले जाने लगे। वो पैक करके ले जाने लगे तो जहां रहते थे वहां खाना फेंकते थे। फिर उनको बंद कराया है कि भाई जो आदमी यहीं खाएगा उनको पैक करके नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि आदमी दुरुपयोग बहुत करता है। भाई एक आदमी देखने वाला लगे हैं, कैमरे लगे हैं कि खाना अच्छा मिले। अभी अपन ने इस कॉलेज में, पूरा कॉलेज में हर जगह कैमरे हैं, एक भी जगह ऐसा नहीं है कि जहां कैमरे नहीं है। 100%। अपन क्यों चाहते हैं कि बच्चे रहते हैं कभी कोई बात ना हो? हम तो रहते नहीं। यस सर। बच्चे रहते हैं, कम से कम वो सुरक्षित रहें। और मेरी फैकल्टी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? मनीष। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हर व्यक्ति के लिए कामयाबी की अलग परिभाषा होती है, हर व्यक्ति कामयाबी को एक अलग दृष्टि से देखता है। कोई ज्यादा पैसा कमाने से कामयाब समझता है अपने आप को। सर आपके लिए कामयाबी है, आप क्या समझते हैं कि आदमी सक्सेसफुल कब? आदमी सक्सेसफुल तब होता है जब आदमी को रहता है कि हमको किसी से पूछना है। अभी क्या होता है कि हमारे पास कोई आप लोग आते हैं, बोलते मेरे को ये काम है, हम बोलते भाई टेक्निकल तो मैं जानता नहीं हूँ, आप ये लोग बताओ अच्छा क्या है। तो मेरे को ये बोलने में कोई शर्म नहीं होती कि भाई हमको ये पता नहीं है। क्या है कि जैसे टीचर है, टीचर एक ऐसे लोग हैं कि टीचरों को लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनको अकल का अधिरण है, इनको लगता है कि हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। जबकि अभी बच्चे भी टीचर से ज्यादा समझदार हैं। हाँ। आपको 10% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो टीचर से भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। यस सर, अ चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। है तो मगर उससे क्या होता है सर कि बच्चा टीचर को मानता नहीं है। टीचर यही मानता है कि हम ही समझदार हैं। तो आपको जो बात है, जिसमें जो समझदारी है, अपन को उसकी मानना चाहिए कि भाई तुम बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स प्लीज, अगर हाँ बेटा। मॉर्निंग सर आपने स्टार्ट कैसे किया? आपके अंदर कोई इनिशिएटिव था? हाँ। क्या आपका पहला कदम क्या था आपके बिजनेस स्टार्ट करने? देखिए भाई, मैं एकदम सामान्य घर का आदमी था। मेरे यहाँ कपड़े की दुकान थी,
मेरे पास 2 ट्रक थे जिनको मैं चलाता था, और आराम से करते करते 40 साल में करते करते यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ऐसा था, कोल में घुसने के पीछे क्या था कि मेरे पास गाड़ियाँ थी, मैं एमपी का सागर का रहने वाला, और माइंस भी एमपी में आती हैं शहडोल में। तो मेरे ब्रदर थे ना, उनका ट्रांसफ़र हुआ शहडोल के पास बुढ़ाव, तो उनने मेरे को बोला कि तुम आके यहाँ देखो, यहाँ कोयले का काम बहुत है, गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। तो उनने बुलाया, हम आए नहीं, वो 6 महीने निकल गए। वो बोले भाई तुम आके तो देख लो, भाई तुमको जबरदस्ती तो नहीं बिठाएगा, आके देखो। आके देखा, हमको भी अच्छा लगा। उनने अपने घर में मेरे को रखा, वहीं में उनके साथ रहा, वहीं उनके साथ काम किया। काम करते करते धीरे धीरे बढ़ते गए, और वहाँ से बिलासपुर आ गए, बिलासपुर से दिल्ली चले गए, दिल्ली से फिर बिलासपुर आ गए, आता जाता। आप जब रात को सोते हो तो अगले दिन आप शेड्यूल कैसे करके, क्या सोचते हो, आपका मेंटालिटी क्या रहता है कि अगले दिन मैं ये करूँगा, ये सोचते हो कि क्या रहता है आपका? काम इतना रहता है कि ये करूँ कि ये करूँ। आप क्या प्लानिंग करके सोते हो कि अगले दिन मुझे क्या करना है? जो अपन को लगता है कि जरूरी है आज इसको कर लो। काम इतना है बेटा कि अभी अभी यहाँ से निकलेंगे फिर काम है ऑफिस में। क्योंकि सर ये बच्चे प्लानिंग करके उठते हैं सुबह, वहाँ ऑफिस में भी लोगों को बुलाए हैं। हाँ, क्योंकि सर प्रॉब्लम है कि प्लानिंग करके सुबह उठना चाहते हैं, वो प्लानिंग हो नहीं पाती पूरी। हाँ बेटा, क्या बोले मैम? कि कहीं पे आप फंस गए ना, तो उससे कैसे उभरते हैं, अपने आप को कैसे उभारते हैं? मैम इतना टाइम ही नहीं है। आप स्टार्ट करो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100%। बस आप मेहनत पूरी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान पे भरोसा रखो, मेहनत पूरी करो, और किसी का बुरा मत सोचो। आपके बुरा सोचने से भी किसी का बुरा नहीं होगा। आपके बुरा सोचने से किसी का बुरा होगा क्या? तो अच्छा सोचो। बेटा मैसेज ये है कि ऑब्स्टिकल्स के बारे में ध्यान मत दो, अपने गोल पे ध्यान दोगे, एक दिन बस। जरूर अचीव कर लोगे। नेक्स्ट। हाँ बेटा, देखिए अभी व्यापार करने के लिए स्कोप बहुत है। अभी आप सामान इंपोर्ट कर सकते हैं, आप दुनिया में कहीं से भी सामान मंगा सकते हैं। पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे। आप बताओ, जो आज आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। जैसे कोरोना हुआ, कोरोना से बहुत नुकसान हुआ, कोरोना से नई नई चीज पता चली, आज ऑनलाइन होने लगी, कितनी कंपनियां घर बैठे काम करवाने लगी। तो अभी आपका कंपटीशन बहुत हो गया है, आपको मेहनत करनी होगी। पहले बिना मेहनत के भी, पहले क्या था कि लोगों के ज्यादा खर्चे नहीं थे। अभी हर आदमी ने अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं। हर आदमी को आईफोन चाहिए है, हैं? उसको ये पता नहीं है कि मेरे फादर की सैलरी क्या है, मगर उसको आईफोन चाहिए है। तो आज ये तो आपका रिक्वायरमेंट ठीक है, पर आपको आईफोन चाहिए तो पहले खुद कमाओ फिर लो। ये तो आपको खुद ही करके लेना होगा। सर एक दिन बच्चों से मैंने पूछा कि बेटा 1.5 लाख रुपए का आईफोन तो है, आप में लैपटॉप कितने का है? हाँ, तो बहुत में तो लैपटॉप है नहीं, और हाँ। लैपटॉप रख लेंगे तो सस्ता लेंगे, हाँ। जो ज्यादा काम में आएगा। हाँ बेटा, कठिनाई तो हर चीज में आती है। आप तो देखिए क्या है, आप पढ़ते हैं, पढ़ने में कभी पेपर अच्छा आता, कभी खराब आता, ठीक है ना। आपको नंबर कभी कम मिलते, कभी ज्यादा मिलते। तो आपकी पढ़ाई का ये पार्ट है। बिजनेस में कठिनाई आना भी बिजनेस का पार्ट है, उसको आप कठिनाई मान के मत चलिए, उसको पार्ट मानिए ना। आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ अच्छी टीचर होगा, खराब भी होगा, ये आपके पढ़ाई का पार्ट है। आप इसको अच्छा बुरा मत मानिए। अगर सारे ही अच्छे मिल जाएंगे तो पर किसी की जरूरत कहाँ रहेगी, हर आदमी अपने आप काम अच्छा करेगा। तो आप इसको परेशानी मत समझिए, इसको पार्ट्स मान के चलिए।
सर का मैसेज बहुत क्लियर है कि प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। जब आप बेटा चलना शुरू करा था तब भी प्रॉब्लम आई थी, आप आई? गिरे थे मगर भूल गए। हैं? नेक्स्ट बेटा कौन? हाँ बेटा। बेटा मैं तुमको यही तो समझा रहा हूँ कि डिवोट होना आपका पार्ट है, आप इसको डिमोलाइज मत होइए। आपको सफलता चढ़ने के लिए आपको दिक्कतें आएंगी, आप उसको ये मान के चलिए कि मेरे को सफल होने के बीच में ये असफलता मेरा पार्ट है, इससे हमको निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हाँ बेटा। सर कभी आपको ऐसा लगा कि ईगो आप पे हावी हो गया है? ईगो, अहंकार। देखिए सर, मेरे को यहाँ मेरा प्यून भी आके मेरे से बात करता है। आप दूसरे कॉलेजों में जाओगे ना तो चेयरमैन से फैकल्टी को भी मिलने का अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। हमको तो प्यून भी आके बोलता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैं बोलता चलो ठीक है। ये बताओ, जो अपना आदमी है, अपने परिवार का आदमी है ना, अब बच्चे हैं, अपने बच्चे परिवार के बच्चे हैं ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलने जाओगे? आप हर आदमी की बात सुनिए ना, 1 मिनट में उसको डिसीजन दीजिए। बेटा ईगो उसको होता है जिसको पता है उसमें कुछ नहीं है। जब आपको पता है कि आप बहुत कुछ हो, कभी ईगो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कोई और बेटा कुछ पूछना चाहता है? हाँ बेटा। हैं? मैम आप बताइए क्या बोल रहे हैं? बेटा थोड़ा आगे आके बोल दो। क्या बोला बेटा? सर जैसे आप इनिशियल स्टार्ट किए तो कोई ऐसा फेस आया होगा जिसमें आपको चुनौती के सामना वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसको मैं आपके सामने आपको जो आज भी आपको कोई घटना अच्छा कोई घटना बताइए सर, कोई किस्सा। क्या? बता सकते हैं शुरुआती दौर का? क्या? कोई भी सर जो आपको याद हो। शुरुआती दौर का कोई भी किस्सा सर, कि जब आपने काम चालू किया कुछ ऐसी घटना हाँ, याद है? जब मैं काम चालू किया तो मेरे को बहुत दिक्कतें आई। जैसे मैं यहाँ बुढ़ार आया, मैं अपनी गाड़ी लेके आया, मेरी गाड़ी नहीं चलती थी, कोई काम नहीं देता था। तो 2 महीने तक ऐसा चलता रहा। 2 महीने बाद, अब 2 महीने निराश हो गया कि काम नहीं हो रहा, गाड़ी नहीं चल रही, अब मेरा क्या होगा। मगर लगे रहे तो शुरू हो गया। लगे रहो। लगे रहो। अच्छा और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? बस हाँ। बचपन की कोई याददाश्त? बचपन की याददाश्त मेरी ये है कि मैं क्लास में सबसे कम नंबर लाता था और मेरे टीचर बोलते थे कि मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मत आओ तो कम से कम बाकी बच्चों का भविष्य तो अच्छा रहे। मैं कोई आपको सुनाई नहीं, मैं आपको 100% प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ। वो बोलते थे सेठ जी तुम जाओ, बाकी बच्चों को तो पढ़ने दो। हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट फैकल्टी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हालांकि हमारी बहुत सारी फैकल्टी नहीं है, क्या मतलब अपनी जो फैकल्टी है ना हमारे। हाँ, बोलो फैकल्टी क्या हाँ। पूछे बताओ, बोलो बोलो। सर आप मतलब बिलासपुर में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहे एचजीएलटी? जैसे कि आपने कहा कि आपका प्रोजेक्ट दिल्ली में है, तो बिलासपुर लोकेलिटी को लेकर आपका कोई पर्सनल जुड़ाव रहा या यहाँ के एजुकेशन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, जब पैसे आए तो पैसे कहाँ खर्च करें, जमीन खरीद ली। जब जमीन खरीद ली तो उन्होंने बोला कॉलेज खोल देते हैं। जब पैसे थे तो कभी नहीं सोचा था कॉलेज बनाना है, पहले सोचा था पैसे कहाँ लगाएं, तो पैसे लगाने को जमीन ले ली। जब जमीन आ गई तो बोले जमीन है तो कॉलेज खोल दो।
ये कोई आदमी पहले नहीं सोचता है। ये जब जो होना है, क्या होता है, कोई काम नहीं होना होता है तो उसमें ऐसा होता है कि काम नहीं होता है। जब कोई काम होना होता है तो ऐसा संयोग होता है कि आप एक बढ़ोगे तो दूसरा अपने आप हो जाता है। थैंक यू। हाँ मैम, आपका? सर हम लोग न्यू जॉइन हैं, बहुत सारे लोग हम लोग न्यू जॉइन हैं। अच्छा। मैं चाहती हूँ कि आप कोई एक टिप, कोई एक सलाह हम लोगों को दें, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट जॉइन किए हैं, करियर स्टार्ट। देखिए मैम, ऐसा है कि हम आदमी फैकल्टी को बोलते हैं कि आप लोग अच्छा काम करिए, और मैं उल्टा बोलता हूँ कि आप अच्छा काम करके अच्छा काम कर रहे हैं तो आप मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। कैसे? आप अच्छा काम करेंगे, जब यहाँ से जाएंगे वो जो सीखेंगे वो छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना, वो तो लेके जाएंगे। अभी हमने अपने जिंदगी में किसी आदमी ने बोला है कि मेरे को जाना है, तो मैं उसको ये नहीं बोला रुक जाओ, कोई हो, कितने ही इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि दुनिया में किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। जैसे अभी मेरा बेटा काम देखता है, वो सोचता है कि चला जाएगा तो ये काम कौन करेगा। मैं कभी नहीं सोचता, जिसको जाना है आज ही जाए। कोई बोलता हमको जाना है 1 महीने का नोटिस, में बोलता देख ले भाई, तेरे को नोटिस सर्व करना है तो कर, नहीं करना है तो अब वैसे ही हम अलाउ कर देंगे। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो खुद के लिए कर रहे हैं, कॉलेज के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप अच्छा करेंगे, आपका नाम होगा, मैनेजमेंट बोलेगा, बच्चे बोलेंगे आपकी कि मैम बहुत अच्छी है। अगर आपको करना पड़ेगा, आदमी क्या है ना, करता नहीं है। मुश्किल ये है कि आदमी करता नहीं है। अब मेरे को ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मेरे को बोलने में कोई शर्म भी नहीं है कि मैं नहीं हूं। आप बताइए अभी कितने बच्चे बोलेंगे कि हम गधा हैं, हम नहीं पढ़ पाते? एक बच्चा नहीं बोलेगा। हम तो माइक पे बोल रहे हैं, मेरे को तो कोई शर्म नहीं। जो यथार्थ है वो यथार्थ में जिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो दिखावे में जिएगा, आप अच्छा टीचिंग नहीं करेंगी और दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छा करते हैं, वही परेशानी होगी। हाँ, आप बोलो कि मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। हाँ, सो मस्ट गो ऑन। लोग आएंगे जाएंगे मगर शो चलता रहेगा। हाँ, ध्यान रखना। भाई भाई जाता है, भाई अलग होता है, ये सब दुनिया है, चलती रहती है कोई। हाँ, मगर जाओ तो ऐसे जाओ कि बाद में मिलो तो बात करने लायक रहो। थैंक यू। मुझे लगता है बच्चों के बस का भी समय हो रहा है। बस 1 मिनट। हाँ हाँ, पूछो पूछो जल्दी। आ गया बेटा, आवाज नहीं आ रही है। पास में आ जाओ, पास में। सर हम ये पूछ रहे हैं कि हम अपना डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं सर, क्योंकि मन चंचल होता है सर, तो खुद से ख्याल आते हैं मन में कि हम वो भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फिर प्रॉपर एक चीज में मन जाता नहीं है। तो उस एक चीज पे लगाओ ना बेटा, वो तो खुद को ही लगाना पड़ेगा। सर वही तो, एक चीज में लग नहीं पाता सर, तो लगाना पड़ेगा ना। देखिए, आपको क्या है कि मन आप एक चीज में लगता नहीं है और आपको सामान सब चाहिए दुनिया का, ऐसे नहीं चलेगा ना। अपना मन लगाने के बाद देखो ना कि हमारा मन ये है, इसके बाद हम 10% मांग रहे हैं और 100% कर रहे हैं। अभी आप क्या है कि कर 10% रहे हैं, चाहना आपको 100% है, तो मन तो लगाना पड़ेगा ना बेटा। भाई इधर उधर ज्यादा होता है कि हाँ हाँ, इधर उधर मत लगाओ ना, एक तरफ लगाओ, है ना। एक ही चीज तो कर लो, पढ़ाई बढ़िया कर लो, आप तो मन लगाओगे, मन पढ़ोगे भी नहीं और बोले मन भटक रहा है। भाई आधा बिजनेस में जाता है, आधा पढ़ाई में जाता है, तो फिर दोनों भी हाँ, फिर दोनों के बीच में गड़बड़ होगा। एक ही जगह रहो बेटा, एक ही जगह रहो, 2 जगह मत रहो, हैं। सर आपने पहले ही बताया कि टारगेट पहले से फिक्स करना चाहिए, तो आप अपने मन में सोचो तो जो अच्छा लगे, किसी से मत पूछो।
ना माँ बाप से पूछो, ना भाई बहन से पूछो, ना दोस्तों से पूछो, फैमिली वाले बोलते हैं जितना किसी से मत पूछो, जो आपको करना है वो अच्छा करो। हैं? ठीक है बेटा। आप कुछ नहीं पूछे मैम, आपको कुछ जरूरत नहीं है, हैं? दिगांचा, हाँ पूछो भाई। ये अभी नहीं आई है। हाँ सर, नहीं आया। नहीं सर, मुझे लगा टाइम इशू है। हैं? पूछ लो, अभी समय है, कोई दिक्कत नहीं। वो बहुत टाइम है, हमारे पास काम ही कोई नहीं है। सर मेरे को बस यही पूछना है कि कोई भी ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हो जिससे मतलब कि हम लोग भी बहुत यंग हैं, तो लाइफ फिर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों का बैलेंस बनाने के लिए कौन सी चीजें सोचनी पड़ती बेटा तो एक चीज आपको क्या बोल रहा है कि जो अपन कोई काम करते हैं, वो काम करने में अगर दिक्कत आती है तो आप उस काम का उसको पार्ट समझिए। क्या होता है, अपन कोई 10 काम करते हैं तो 10 के 10 कोई भगवान तो है नहीं कि सब काम अच्छा होगा, काम अच्छा भी होगा खराब भी होगा, मगर अपन को दिक्कत आती तो अपन ये मान के चलो ना कि ये इसका पार्ट है। अभी मैं इनको बताया था, आपने नहीं सुना होगा, कि बच्चों को समझाया है कि वो यहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छा टीचर मिलना खराब टीचर मिलना पार्ट है इसका, अच्छा भी मिल सकता है खराब भी मिल सकता। अब बच्चे की तो गलती नहीं है, बच्चा तो अच्छी जगह पढ़ने आया ना, अब उसको टीचर खराब मिला तो उसका पार्ट है। तो आपको भी जो कुछ करना है ये कभी अच्छा भी होगा कभी खराब भी होगा, मगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो सफल होंगे। हो गया? हाँ सर, लगभग हो गया। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, अब आ जाओ भाई बेटा, पूछो। आ जाओ, हम खाली है, कोई आगे बात आ जाओ, नहीं। आगे आ जाओ। myself Nisha Jha. So I really wanted to ask you about from the beginning of your lifespan to now, what success. So in between you got criticism. अरे हिंदी में बोलो बेटा, इतने देर से तुमको हम बोल रहे हैं कि हम बिना पढ़े लिखे सर मैं बताता हूँ। कमाल करते हैं। हाँ? मैं बताता हूँ। बोलो, अच्छा बोलो। जैसे आपकी सफलता की राह में आपने काफी सारे आलोचनाओं का भी सामना किया। तो आलोचना को अब आलोचना समझते क्यों है? आप आलोचना को आलोचना क्यों मानते हैं? देखिए क्या क्या होता है कि जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं, तो जो आदमी आएगा, आपको एक चीज आपको बता दें कि अगर कोई आदमी आके आपके पैर पड़ता है अकेले में, तो जैसे वो सामने मिलेगा नहीं पड़ेगा, और अकेले में पड़ेगा तो समझ लेना वो आदमी डुप्लीकेट है ना। क्योंकि क्या है कि उसके मन में चोर है। मेरे पास कोई आता है, वो बोलता है कि भाई वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, मैं बोलता बेटा उसको छोड़ो, तुम अपने काम की बात कर, अपना भी टाइम खराब मत कर, मेरा भी टाइम खराब मत कर। वो हमको बोल रहा है ना, आपको तो नहीं बोला ना, तो उसकी तुम चिंता मत करो। कोई किसी की आलोचना करता है तो करने दो। अब क्या बचा है बनने को? मैं जितना बन गया हूँ उतना ही बहुत हूँ। अब बताओ मैडम, तुम भी अभी भी चाहता मेरे कुछ बनना है? आप बताओ, आप पढ़े लिखे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। तो जितना बन चुका उतना ही बहुत है। और मगर आप पहली लाइन में बैठी हैं और इतना रिलेट पूछ रही हैं, हैं? देखिए मैं तो सब चाहता हूँ करने वाले करे ना। देखिए जो करना है सब यहाँ के फैकल्टी जो मांगेंगे सब मिलेगा। बस मेरे एक ही होता है कि भाई इसका यूज कितना करोगे। यहाँ आदमी फंस जाते हैं, मैं पूछता हूँ कितना हुए यूज बताओ, और दूसरा मेरे को याद बहुत रहता है। इससे सारे फैकल्टी परेशान हैं। कोई 1 साल पहले भी कोई बात मेरे को बोलता है बेटा, मेरे को वो भी याद रहती है। जब फोन नहीं था तो मेरे को 1000 टेलीफोन याद थे। फिर गॉड गिफ्ट था, कोई आदमी फोन करता देख लूं मैं, उसका नंबर याद हो जाता था। अब याददाश्त खत्म हो गई फोन के चक्कर में।
गिरावट के कारण होता है उसका आय बहुत सारे व्यापार जो कहते हैं उसका एक मुख्य कारण होता है उसका आय संभाल नहीं पाते सर। तो अगर आपके व्यापार में फिर किसी के व्यापार में आय का कुछ दिक्कत हो तो उसको कैसे संभाला जाए सर? बोलो। तो उसको कैसे ओवरकम किया कि सब पैसे अगर कम हो रहे हैं तो बिजनेस को कैसे देखा जाए? ऐसे जितना पैसा उतना बिजनेस करो ना बेटा, जितना पैसा उतना ही करोगे ना। आप अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो परेशान होगे। अगर आप सोच रहे हैं कोई काम आगे बढ़ाने का बेटा, तो पहले आपको देखना पड़ेगा ना। ओके, थैंक यू। बोलिए बोलिए सरदार जी, आ जाइए। सर, आपके जीवन में कोई ऐसा समय आया है कि आप कुछ और करना चाहते हो और आपके फैमिली वाले आपको कुछ और करने के लिए प्रेशराइज करते हैं, ऐसे वक्त में आपको क्या अरे पूरे फैमिली को हम नहीं बताया क्या करना है, तो वो हमको क्या बताएंगे? हाँ? वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ? बहुत अच्छा सर। हाँ, On behalf of everyone present here, we would like to express our deepest gratitude to you, sir, for sharing your inspiring journey with us. Your words have not only motivated us, but have also shown us the importance of following our passion and believing in ourselves. Now, I request Dr. Arun Verma sir to present Memento to Shri Pramod Jain sir as a अभी token बात बगल of में our तो love. है। अभी रुक जाओ थोड़ा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। हो गया? Now, I बस सर, request बस। Dr. Arun to एक मिनट सर, बस। हाँ हाँ for court of प्लीज Jain. बैठिए सर, बस एक मिनट सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज की एनसीईआरटी की अदालत में उपस्थित हमारे परम सम्मानीय संस्था प्रमुख श्री प्रमोद जैन जी सर, श्रीमती सविता जैन मैम, उपकार राय सर जी, डॉक्टर अर्चना शुक्ला मैम, प्रिंसिपल अभिनव पॉल सर और डॉक्टर अरुण वर्मा, टीम एनसीईआरटी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज, और प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आकर आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और एनसीईआरटी की अदालत के माध्यम से जो प्रेरणा स्रोत शब्द हमें जो सुनने मिले हमारे जैन साहब की तरफ से, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।